नमस्कार, हमारे खास इलेक्शन बुलेटिन खबर चुनावी है में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चूंकि लोकसभा चुनाव में अब करीब 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में तमाम अलग अलग राज्यों में चुनाव से जुड़ी हुई हलचलें बढ़ रही हैं। तमाम पार्टियां अपने आप को पूरी तरह से चुनाव में झोंक रही हैं। इससे जुड़ा हर अपडेट, हर खबर इस बुलेटिन में आपके लिए हम लेकर आएंगे। आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उससे शुरुआत करते हैं। चुनावी बॉन्ड के मामले का आज एक बड़ा मामला निकल के सामने आया, जिसे केंद्र सरकार को एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक बता दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड में गोपनीयता से सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वो 12 अप्रैल 2019 के बाद से अब तक जितने बॉन्ड जारी किए गए हैं उसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे और फिर उसे आयोग अपनी वेबसाइट पर डाले। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 मार्च तक इस जानकारी को सार्वजनिक करने का समय दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आए इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले पर देश भर से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रजातंत्र की जीत है। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के रिएक्शन पर पलटवार किया। एक बार सुनिए रिएक्शंस को। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम है स्ट्राइक डाउन करके उस पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया है और डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सब डिटेल्स लेके अपने वेबसाइट पे इन कंपनीज के डोनेशंस के बारे में पब्लिश करें। बहुत अच्छा हुआ, प्रजातंत्र की ये जीत है और मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। देश की सरकार ने चुनावी चंदे के रूप में देश के सामने रखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित कर दिया। आज देश की जनता समझे, देखे कि जिस व्यक्ति को हम इतना भारी बहुमत देते थे वो करप्शन का कितना बड़ा पर्याय निकला। मैं इस मामले में अधिकृत नहीं हूं क्योंकि ना मेरे को सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे निर्णय की जानकारी है और ना ही सरकार के निर्णय की जानकारी। इसमें जिम्मेदार व्यक्ति जो होंगे वो स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है इसका कोई मायने इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के इस मामले में पहले ही तमाम प्रकार के बयानात रहे हैं। मैंने कहा कि ये थोड़ा सा धैर्य रखें, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो चुनावी बॉन्ड में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जिस तरह का फैसला लिया गया था कि चुनावी चंदे जो आते हैं उस चंदे को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उसके रूप में शो किया जाएगा, जिसके लिए कोई बाध्यता नहीं रहती कि चंदा कहां से कितना आ रहा है। यही वजह है कि इस सब को लेकर मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और यह भी कहा कि आरटीआई का जो एक्ट है उसका यह उल्लंघन है, उस नियम का उल्लंघन है, इसलिए इसे तुरंत असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। बहरहाल इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं। यूपी की सियासत में, बल्कि कांग्रेस की सियासत में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ कि सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया और यह तय हो गया कि लोकसभा का चुनाव वो रायबरेली से नहीं लड़ेंगी। अब रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को एक भावुक चिट्ठी लिखी है। दरअसल सोनिया गांधी ने जयपुर पहुंचकर राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल कल कर दिया था। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में रायबरेली संसदीय सीट छोड़ने की चर्चा तेज हो गई। साल 2019 में ही लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने अगला चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। अब वे राज्यसभा के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगी। ऐसे में उन्होंने एक पत्र लिखा है, एक भावुक पत्र लिखा है, रायबरेली की जनता के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया है। सोनिया गांधी ने लेटर में क्या कुछ लिखा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। ये नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया
और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये कभी भूल नहीं सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सौंधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा। आपकी सोनिया गांधी। तो रायबरेली सीट की सियासत बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में एक सबसे मजबूत और सुरक्षित गढ़ रहा है। 2019 की जब आंधी आई थी नरेंद्र मोदी के नाम पर, उस आंधी में सिर्फ एक सीट जीतने में पूरे 80 सीटों में से कांग्रेस अगर कामयाब हो पाई तो वो एक रायबरेली की सीट थी, चूंकि अमेठी में भी राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब चूंकि ये तय है कि इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो सोनिया नहीं होंगी तो उनकी जगह पर कौन वहां से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर भी कयास है। चूंकि इस चिट्ठी के आखिर में आपने लाइन में देखा होगा कि उन्होंने लिखा है कि अब मेरे और मेरे परिवार की जिम्मेदारी आपकी है, यानी कि इससे यह संकेत भी है कि क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी रायबरेली से मैदान में उतर सकते हैं। बहरहाल बिहार में नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी, यूपी में जयंत चौधरी और पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल के बाद जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सभी 5 लोकसभा सीटों पर अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया, चूंकि फारूक अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन के सबसे भरोसेमंद साथी थे। वे सभी बैठकों में शामिल हो रहे थे। उन्होंने ऐसे वक्त में यह फैसला लिया जिस समय बिहार में जेडीयू, पंजाब दिल्ली में आप और पश्चिम बंगाल में पहले ही टीएमसी झटका दे चुकी है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का यह फैसला इंडिया अलायंस को और कमजोर कर देगा। अब देखना दिलचस्प हो चला है कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस से कितने दलों का मोह भंग होता है। समझते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को जेल लेने से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, ये किसी फारूक अब्दुल्ला की मेहरबानी से नहीं चलती। जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। बातचीत चल रही है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं और हिस्से जरूर रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार के मंत्रियों को घेरते नजर आ रहे हैं। नए विधायक हों या सीनियर, प्रश्नकाल हो या ध्यानाकर्षण, नई सरकार के मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायकों से घिरते नजर आ रहे हैं। इससे मंत्री असहज तो हो ही रहे हैं, वहीं विपक्ष भी हमलावर हो गया है। दरअसल बजट सत्र के दौरान जिस तरह सदन में बीजेपी के सीनियर विधायकों ने नए मंत्रियों को घेरा, उसके बाद अब विपक्ष को घेरने का बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। सत्र के दौरान अजय चंद्राकर, राजेश मूणत और धर्मलाल कौशिक जैसे सीनियर विधायकों ने मौजूदा मंत्रियों को उनके विभागों को लेकर सवालों की झड़ी लगाकर घेर लिया, बल्कि उनके जवाबों से असंतुष्ट भी नजर आए, जिसे लेकर अब कांग्रेस भी तंज कस रही है। और अभी जितने भी नए नए मंत्री बनाए गए हैं वो तो अनुभव कम है और बहुत जूनियर लोगों को बना दिया गया है। जो खाली बैठे हैं बहुत सीनियर है। नए मंत्री जो नए हैं उस हिसाब से किसी भी परिपक्व मंत्री से ज्यादा अच्छा उत्तर दे रहे हैं। वो मंत्री बनने का कोई कारण नहीं है। दुनिया को मालूम है कि सिर्फ 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। इधर लोकसभा चुनाव के पहले नर्मदापुरम जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सिवनी मालवा के कई कांग्रेस नेताओं सहित कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष राधा पटेल ने पति सुधीर पटेल के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा। इस दौरान नर्मदापुरम जिले के बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। तो एक के बाद एक कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर के
महापौर के कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद अब एक और बड़े चेहरे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं राधा सुधीर पटेल। अब उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपने समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गई। इधर मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए। पहले भाजपा के बंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश महाराज और माया नरोलिया ने पर्चा दाखिल किया। इसके बाद कांग्रेस के अशोक सिंह ने नामांकन भरा। भाजपा प्रत्याशियों के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन भरने से पहले मुख्यमंत्री निवास पर उमेश नाथ महाराज ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात भी की। मोहन यादव ने उमेश नाथ को शॉल श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चारों प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि हम सभी ने मिलकर चारों प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म दाखिल किए हैं। निश्चित रूप से चारों प्रत्याशी राज्यसभा में मध्य प्रदेश का पक्ष रखेंगे और राज्यसभा को भी गौरवान्वित करेंगे। बीजेपी के राज्यसभा नामांकन पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी हर वर्ग और समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देती है। बधाई, शुभकामना। इस अवसर पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, हम सब ने मिलकर के आज सामूहिक रूप से चारों प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म दाखिल किए और निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश का पक्ष राज्यसभा में भी रखेगी और राज्यसभा को भी गौरवान्वित करेगी। राज्यसभा के चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन अभी दाखिल किया है। मैं सभी चारों के चारों प्रत्याशियों को बधाई देता हूं कि 5 में से 4 मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे। कई बार जो सोचते नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत योग्य चयन किया गया है और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता गदगद और प्रसन्न है। बहुत अच्छा चयन हुआ है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देता हूं। इधर महाराष्ट्र की सियासत से एक महत्वपूर्ण खबर, जहां पर अजीत पवार गुट को बड़ी राहत मिली है। स्पीकर ने अजीत पवार गुट को मान्यता दे दी है। अजीत गुट की ही अब एनसीपी की असली पार्टी वही रहेगी, ये स्पीकर ने कहा है। अजीत पवार गुट के विधायक अयोग्य नहीं हैं। चुनाव आयोग पहले ही एनसीपी को, यानी कि जो एनसीपी का अजीत पवार गुट है, उसे ही असली एनसीपी बता चुकी है कि उसी के रूप में उसे मान्यता मिलेगी। यानी कि अजीत पवार गुट के तमाम जो साथी साथ में हैं, वही अब एनसीपी की अधिकृत पार्टी के रूप में अपनी यूज इस्तेमाल कर सकेंगे और साथ ही जो पार्टी का लोगो है, उस लोगो में भी अजीत गुट ही अब इस्तेमाल उसे करेगा और अब इसे मान्यता विधानसभा की तरफ से भी मिल गई है। स्पीकर ने भी मान्यता दे दी है। तो शरद पवार से अलग होकर अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ में अजीत पवार अलग हो गए थे और अलग होकर शिवसेना शिंदे गुट को अपना समर्थन देते हुए डिप्टी सीएम बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन जमा करने के बाद बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार बंशीलाल गुर्जर ने IBC 24 से खास बातचीत की। सुनिए जरा। मध्य प्रदेश बीजेपी ने बंशीलाल गुर्जर को राज्यसभा भेजा है। नामांकन उन्होंने आज दाखिल कर लिया है और किसान नेता है, लंबा संघर्ष उनको करना पड़ा है इस पद पर आने के लिए। अब बंशीलाल जी, काफ़ी लंबा संघर्ष आपका हुआ और अब जाके आपको सफलता मिली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करते समय हमने ये संकल्प किया था कि पंडित दीनदयाल जी के दर्शन को जिएंगे। जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, उसके जीवन में बदलाव कैसे आए, उसके लिए काम करेंगे। चाहे वो काम संगठन के माध्यम से हो, चाहे जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो। पार्टी ने जब जो काम दिया, उस काम को
अच्छे से करने का हमने प्रयास किया। अभी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में, पहले प्रदेश पदाधिकारी के रूप में और अब राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। तो इस रूप में लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। तो बंसीलाल गुर्जर जी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब उनका निर्विरोध निर्वाचित होना तय है, लेकिन कई प्राथमिकताएं उन्होंने बताई है जो उनको राज्यसभा सदस्य के रूप में उम्मीदों पर प्रदेश की जनता के खरा उतरना है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश बीजेपी ने महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। नामांकन दाखिल उन्होंने कर दिया है और उनका निर्विरोध नामांकन दाखिल होने के बाद निर्विरोध निर्वाचन तय है। मेरे साथ माया नरोलिया जी, उनसे बातचीत करते हैं। माया जी, ये जो आज आपको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और आपका निर्विरोध निर्वाचन होना तय है, अब क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि महिला के रूप में आपको भेजा जा रहा है राज्यसभा? राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे यशस्वी जननायक और देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करती हूं, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं आपसे बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरी ये कार्यकर्ता बहनें खड़ी हैं, ये मुझसे कहती थी दीदी सब लोग बायोडाटा दे रहे हैं, आप बायोडाटा क्यों नहीं दे रही हो? मैं हकीकत बोल रही हूँ इनके सामने। तो मैंने कहा कि यार मैं बायोडाटा की बात किसी भी अध्यक्ष से करती हूँ या किसी से भी, तो वो मुझसे कहते हैं आपको बायोडाटा देने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? तो मैं वहाँ पर चुप हो जाती हूँ कि मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, मेरा बायोडाटा मेरी पार्टी के पास पहले से ही सुरक्षित रखा हुआ था। ये है भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को राज्यसभा के लिए भेजा, और वो कार्यकर्ता जिसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नगर पालिका मतलब पार्षद के रूप में की, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में की, और अब बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशी बनी है और अब राज्यसभा में महिलाओं की आवाज को बुलंद करेगी। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। MP कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अशोक सिंह ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन भरने पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 42 साल से अशोक सिंह कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। अशोक सिंह जमीनी और अनुभवी नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सिंधिया का किला ध्वस्त करने में अशोक सिंह की भूमिका रहेगी। चंबल में नई शुरुआत हुई है। MP में बीजेपी ने यादव वोटों के लिए भी मोहन यादव को CM बनाया है, तो हमने अशोक सिंह को उतारा है। पूर्व PCC चीफ अरुण यादव ने भी अशोक सिंह के लिए कहा कि उनके अनुभव का फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। आदमी को जिन्होंने पिछले 30-35 साल से 40 साल से कांग्रेस पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा की और उनके जो 4 पीढ़ियों से कांग्रेस के प्रति उनके परिवार का जो लगाव है वो किसी से मध्य प्रदेश में छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी को यादव जी को बनाया गया तो यूपी और बिहार के हिसाब से बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश के यादव और सिंधिया जी के चंबल के अंदर सेंधमारी के लिए हमने कांग्रेस की तरफ से एक शेयर दिया है अशोक सिंह जी की तरफ से। तो निश्चित तौर से हमारे चंबल में सिंधिया का जो किला है उसको ध्वस्त करने में अशोक सिंह जी एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। अशोक सिंह जी की सेवाएं, पार्टी के लिए सेवा, समर्पण और पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे, इस पर से पार्टी ने उन्हें चिन्हांकित किया। नामांकन भरने के बाद अशोक सिंह ने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अशोक सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। विधानसभा में नामांकन दाखिल करने के बाद हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। सर, मैं आपको राज्यसभा सांसद कह सकता हूं, निर्विरोध निर्वाचन होने जा रहा है आपका। हाँ, मैं सभी वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र साहब और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझ में ये विश्वास व्यक्त किया है, और मैं प्रयास करूंगा मैं कार्यकर्ताओं की और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उन काम कर सकूं। चलिए, ये अशोक सिंह हैं, राज्यसभा के कैंडिडेट हैं। फिलहाल निर्विरोध निर्वाचन इनका होगा क्योंकि बीजेपी ने कोई इनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, और सीधे तौर पर ये अपने तमाम नेताओं को, सीनियर वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी के हित में वो आगे काम करते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।
तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओबीसी विभाग में नई नियुक्तियां हुई है। महासमुंद जिले के खुसरूपाली गांव के रहने वाले किसान केशव चंद्राकर को कांग्रेस ने ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, जिससे केशव चंद्राकर को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। केशव चंद्राकर ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता से। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है केशव चंद्राकर जी को। हम इनके साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या कार्य योजना होगी। जी केशव जी, आप बताएं आपकी क्या कार्य योजना होगी। जी धनंजय भैया, सबसे पहले बात तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी का कैप्टन अजय यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। दीपक वैद्य जी, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे कार्य योजना में ओबीसी में हमारे प्रदेश में ओबीसी का हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा कहा गया है कि ओबीसी का पूरा देश में गणना होना चाहिए। उस गणना के माध्यम से देश में जिस प्रकार से ओबीसी का कितना हिस्सेदारी है, उस विषय में आगे लेके प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर काम करना है। आगामी लोकसभा को लेकर, पिछड़ा वर्ग को लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ओबीसी का परसेंटेज है और लोकसभा में निसंदेह ओबीसी का सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी में जिताने का काम करेगा और सभी को सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सबको लेके चलना है। ये पहला महत्व है। क्या केंद्र और राज्य सरकार से आपकी कुछ मांगे होंगी ओबीसी को लेकर। जी बिल्कुल, आदरणीय हमारे पद यात्रा में राहुल गांधी जी द्वारा, आदरणीय दीपक वैद्य जी द्वारा एक नारा था कि जनगणना जातिगत जनगणना होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विशेष मांग रहेगा और संघर्ष भी रहेगा। ये हमारे आने वाले चुनाव में भी इस बात को रखा जाएगा। ये थे केशव चंद्राकर जी, जिन्हें ओबीसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कहना है कि आगामी लोकसभा में और कांग्रेस की रणनीति के साथ ये ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद। और इस वक्त रायपुर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जो कि इस वक्त विधानसभा में कुछ बड़ी घोषणा कर रहे हैं। चावल मिले, चना मिले, नमक मिले, गुड़ और शक्कर मिले। उज्ज्वला योजना में साल में 4 गैस का सिलेंडर उनको मुफ्त में मिले। आंगनबाड़ी भवन बने, वहाँ सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शाला, किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल सहित सिंचाई पंप, हैंड पंप, सोलर पंप, हर ग्राम में खेल का मैदान हो, मुफ्त में बिजली मिले, वहाँ पर बैंक, ATM की व्यवस्था हो, वन अधिकार पट्टा मिले, मोबाइल टावर हो, DTH हो, TV, वहाँ पर हेलीपैड की भी व्यवस्था हो। ये सब सारी सुविधा वहाँ के लोगों को मिले। इस निमित्त ये योजना की आज घोषणा हुई है, नियत नीला नार योजना की। और इस योजना के माध्यम से शासन की जो 32 व्यक्तिमूलक योजना भी है, वो भी इन गाँव में ठीक से पहुँचे, इसकी व्यवस्था इस योजना में है। और इसके लिए शासन 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है और ज़रूरत पड़ने पर प्रदेश शासन से भी और भारत शासन से भी अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। सर, इसी क्षेत्र में जो है प्रधानमंत्री जनमन योजना भी चल रही है, तो लगभग आप जो बता रहे हैं कुछ इसी तरीके की ही बातें उसमें भी है, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है। देखिए, करीब करीब एक ही चीज़ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत जो PBTG के लोग हैं, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में 5 ऐसी जाति है, कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, बैगा और कमार। ये जो 5 जाति है लोग PBTG में आते हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इस योजना के तहत उनको 11 योजनाओं पर फोकस है, जिसमें 9 मंत्रालय इन्वॉल्व हैं।
और 11 योजनाओं में जैसे मैंने अभी बताया कि सबका प्रधानमंत्री आवास हो जाए, सबके घर में बिजली पहुंच जाए, नल द्वारा पानी पहुंच जाए, उनका राशन कार्ड बन जाए, उनके घर में गैस का सिलेंडर बन जाए, उनका आधार कार्ड बन जाए। तो नियत नेलानार के नाम से एक नई योजना बस्तर के लिए शुरू की गई है। इस शब्द का बस्तर में मतलब होता है एक आपका अच्छा गांव, यानी कि तमाम अलग अलग सुविधाओं को सरकार के लिहाज से गांव में जाकर देने की योजना के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसकी जानकारी अभी सीएम दे रहे थे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।